मल्टीपल इंसिडेंट जो है एक ही वीडियो में बताया, तो आज आपके लिए 2 ऐसे रियल इंसिडेंट मैं लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि एक बार अगर आपने पैरानॉर्मल की दुनिया में कदम रख दिया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता, और हमेशा टाइम पर बाबा तांत्रिक मौलवी आपको बचा नहीं सकते। ये रियल इंसिडेंट इतने ज़्यादा खौफनाक है, इतने ज़्यादा ख़तरनाक है। ये 2 रियल इंसिडेंट हमारी चॉइस में सबसे ऊपर आ गए। और पहला रियल इंसिडेंट हमें बताया प्रदीप ने। प्रदीप जो कि मुंबई के बोरावली में रहने वाले हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2011 में, और उस टाइम जो प्रदीप थे वो मुश्किल से 15 या 16 साल के रहे होंगे। इन्होंने अपने पूरे रियल एक्सपीरियंस में बताया कि अक्षय भाई, मुझे आज भी याद है कि मैं 10th क्लास में था और मेरे से 1 साल छोटा था नितिन, जो कि 9th क्लास में था। हम दोनों पढ़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कैसे ना कैसे पढ़ लेते थे। फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे घर की बहुत जो थी ख़राब थी, दोनों की ही। तो हमने ये डिसीज़न लिया था कि हम कहीं पर काम करेंगे। दोनों मुंबई की एक चौल में रहा करते थे, और चौल के बैक साइड में बहुत सारे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक हुआ करते थे। इनके चौल के बारे में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही हाईलाइटेड थी, लेकिन प्रदीप ने बताया कि अक्षय भाई, ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरे सामने हुआ। नई नई सिम कंपनीज आई थी, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नाम सिम कंपनीज ने जो है अपना बना लिया था। तो इन्हें नौकरी मिली उन सिम कंपनीज के जगह जगह जाके पोस्टर लगाने के लिए। ये जाते थे, दोनों अलग अलग जगह पे पोस्टर लगा के आते थे। इन्हें पैसे मिलते थे और ये पैसे अपने घर में दिया करते थे। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, हमारे घर के जस्ट बैक साइड में एक बहुत बड़ा पार्क था, वहाँ पर भी बरगद के पेड़ थे और पीपल के पेड़ थे। हम क्या करते थे, वहाँ पे जाके सब दोस्त एंजॉय किया करते थे। किसी दिन हम स्कूल से वापस आया करते थे, और हम जब जॉब पर नहीं जाते थे, वो जो पोस्टर चिपकाने वाला काम होता था, या फिर वो लोग मना कर देते थे कि आज पोस्टर चिपकाने का काम नहीं है, तो हम क्या करते थे, वहाँ पर पेड़ पे जाके खेला करते थे, पेड़ पे चढ़ा करते थे। और उसी पेड़ के बैक साइड में एक जगह थी जहाँ पर लाशों का पोस्टमार्टम होता था। सब लड़के डरते थे, ऊपर बैठ के पेड़ पे देखा करते थे, उनके सामने बॉडीज कटा करती थी और वहाँ पर डॉक्टर काम किया करते थे। कोई हिस्सा था वो हॉस्पिटल का जहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ करता था। फिर प्रदीप ने इस पूरे रियल इंसिडेंट में एक चीज़ हाईलाइट की कि भाई, ऐसा बहुत कॉमन होता था कि हम पोस्टर चिपका के आए हैं, और जो घर के ओनर होते थे, बिल्डिंग के ओनर होते थे, आसपास के जो लड़के होते थे, वो उन पोस्टर्स को उखाड़ के फेंक देते थे। तो हमारे जो सुपरवाइज़र्स होते थे वो कभी कभार बहुत गुस्सा हो जाते थे, और ये सबसे ज़्यादा हुआ करता था नितिन के साथ। हमें काम करते करते 1 साल बीत गया, तो इन्होंने क्या करा, अपनी 10th के पेपर दिए और ये बाउंड्री वाले नंबर से पास हो गए। नितिन जो था वो 9th में था और वो फेल हो गया था। तो इन्होंने क्या करा, उस काम को प्रदीप ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन नितिन जो थे अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए उस काम को कंटिन्यू करते हैं। नितिन के घर में उनकी मम्मी, उनके पापा और एक छोटे भाई। नितिन जो थे वो जाया करते थे, पोस्टर लगाया करते थे, और उनके सुपरवाइज़र को वो आके बताते थे कि मैंने इस जगह पर आज पोस्टर लगाए हैं। फिर जब उनके सुपरवाइज़र जाते थे तो वो देखते थे कि वहाँ के पोस्टर फटे पड़े हैं, या फिर वहाँ पे पोस्टर है ही नहीं। तो उनके जो सुपरवाइज़र थे काफ़ी गुस्सा हुआ करते थे, और ये चीज़ भी प्रदीप को बार बार पता चल जाती थी, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं काम करने वाले, उन तक खबर आ जाती है। तो सुपरवाइज़र ने कहीं ना कहीं प्रदीप से डिस्कस किया होगा कि प्रदीप यार, इसे समझाओ नितिन को कि ये ऐसी हरकतें ना करे। ये बोल देता है कि पोस्टर लगा दिए हैं, और वहाँ पे जाके जब देखा जाता है तो वहाँ पर पोस्टर नहीं होते। प्रदीप ने इस बारे में नितिन से कई बार बात की थी कि भाई ऐसा क्यों करते हो, लेकिन नितिन ने इस चीज़ का आश्वासन दिया प्रदीप को कि भाई मैं जाके पोस्टर लगाता हूँ और लोग फाड़ के फेंक देते हैं। वक्त बीतता गया और जो नितिन था वो मेहनत करता गया। प्रदीप अपने 11वीं क्लास के लिए स्कूल में जाते थे और आके पढ़ाई किया करते थे, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। नितिन को ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती थी कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा।
फिर एक दिन क्या हुआ, सुपरवाइज़र आते हैं और वो नितिन से बहुत ज़्यादा अपसेट थे। वो एक दिन नितिन को बोलते हैं कि हम जहाँ जहाँ तुमने पोस्टर लगाया आज वहाँ देख के आएंगे कि तुमने पोस्टर लगाया है या नहीं लगाया। ये लोग निकलते हैं एक बाइक पे जहाँ सुपरवाइज़र बाइक चला रहे थे और नितिन पीछे बैठे थे। तभी अचानक से इनका एक्सीडेंट होता है। कैसे टायर स्लिप हुआ, कैसे क्या हुआ समझ नहीं आया और सुपरवाइज़र सीधा एक ट्रक के नीचे आ गए। वहाँ पर जो खून की पिचकारी निकली वो सीधा नितिन के कपड़ों पे जाके लगी। नितिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। नितिन घर वापस आते हैं और अपने घर वापस आके उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे जो है मेरे सुपरवाइज़र मेरे सामने ख़त्म हो गए। उनके पेरेंट्स ने पहले तो नितिन से बात की, फिर नितिन जिद करना शुरू करते हैं कि मेरे सुपरवाइज़र थे तो मेरे को शमशान में जाना पड़ेगा, उनको अग्नि देनी पड़ेगी, लास्ट राइट्स में मेरे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मेरे को सदस्य बनना पड़ेगा वहाँ पर। पेरेंट्स ने इस बात को समझा, वो शमशान गए और वहाँ पर प्रदीप भी आ रखे थे। तो वहाँ पर कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं कि नितिन कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं और फिर नितिन आते हैं प्रदीप के पास और प्रदीप को बोलते कि भाई तेरे को पता है सुपरवाइज़र देखो ये खड़े हुए, तो वो बॉडी किसकी जलने लग रही है। अब प्रदीप ने ये चीज़ सुनी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ये बात जो थी ये शमशान में आग की तरह फैलती चली गई कि नितिन बार बार कह रहे हैं कि सुपरवाइज़र मेरे को दिख रहे हैं, सुपरवाइज़र मेरे को दिख रहे हैं। गंगा जल छिड़का गया नितिन के ऊपर, सारे लास्ट राइट्स परफॉर्म करे गए और फिर उसके बाद नितिन को वहाँ से घर लेके आ गए। नितिन को बार बार ऐसा महसूस होता था कि जब भी वो सोने के लिए लेटते हैं तो उन्हें सुपरवाइज़र उनके दिखने लग रहे हैं। वो बार बार अपने घर पे बताया करते थे कि मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो मुझे लेने आते हैं, वो मुझे दिखते हैं, मुझसे बात करते हैं। इनके घर वालों को लगा यार कोई तो इसके साथ साइकोलॉजिकल दिक्कत है, दिमागी रूप से कुछ परेशान ये लड़का चल रहा है, लेकिन फिर भी घर वालों ने ज़्यादा सोचा नहीं। एक दिन नितिन अपने काम को छोड़कर बरगद वाले पेड़ के पास बैठे हुए थे और वहाँ पर प्रदीप आते हैं। प्रदीप इनसे पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो नितिन जैसे पता नहीं किसी से हवा में बात कर रहे थे और प्रदीप इस चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं कि भाई अचानक से हुआ क्या है। तो नितिन बस यूँ देखते हैं कि देखो वो रे सुपरवाइज़र, वो इस तरीके से बोलता है प्रदीप को और पीछे से प्रदीप को उनके सुपरवाइज़र की आवाज़ आती है। पहली बार ऐसा हुआ था जब प्रदीप के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। नितिन बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे वो बार बार सुपरवाइज़र से बोल रहे कि नहीं मुझे मत लेके जाओ, नहीं मेरा परिवार है। प्रदीप बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, बहुत बुरी तरीके से। प्रदीप भागते हैं सीधा नितिन के घर के पास, उनकी मम्मी को बोलते कि नितिन को पता नहीं क्या हो गया आंटी, एक बार आप चलो और देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नितिन के साथ कोई दिक्कत है। तभी पीछे से कोई एक छोटा बच्चा भाग के आता है और वो नितिन की मम्मी को बोलता है कि आंटी नितिन भैया ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऊपर झाड़ में, मतलब पेड़ के ऊपर डंडियों में, एक बार देख लो कहीं वो गिर ना जाए। जो नितिन की मम्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से डर गई। उन्होंने सीधा अपनी छत पे भागना शुरू करा क्योंकि इनके छत के ऊपर से लगभग सारे बरगद और पीपल के पेड़ दिखते थे। वहाँ पर जो नितिन की मम्मी थी उन्होंने देखा नितिन सबसे पतली डंडी के ऊपर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया है और वहाँ पर बैठ के वो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। इनको डर था कि डंडी किसी भी टाइम टूट सकती है। नितिन की मम्मी नीचे आती है, तब तक प्रदीप वहाँ पे जाता है और प्रदीप चिल्लाने की कोशिश करता है कि नितिन नीचे आ जा, मेरे भाई गिर जाएगा, जितनी जल्दी हो सकता है नितिन नीचे आ जा, मेरे भाई सुन रहा है तू। वहाँ पर जो नितिन थे उनकी आंखें चढ़ी हुई थी, नितिन ने कुछ भी नहीं सुना। फिर इसके बाद लोगों ने खूब कोशिश करी बोलने की, वहाँ पर चिल्लाने की कि नितिन कैसे भी नीचे आ जाए, लेकिन नितिन एक ही जगह पर बैठ के नहीं मैं जाऊँगा, नहीं मुझे आप नहीं ले जा सकते, ऐसे कैसे ले जाओगे आप, मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ पर नितिन की मम्मी आती है और जैसे नितिन की मम्मी ने चिल्लाना शुरू करा कि बेटा नीचे गिर जाएगा, जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जा, तभी अचानक से नितिन के होश आते हैं। नितिन ने वहाँ पर डंडियों को पकड़ा और धीरे धीरे करके नितिन नीचे आ गए। अब क्या हुआ, जब नितिन
कि मम्मी उन्हें लेके चलेगी घर में, तो उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन रोज़ शाम को जैसे ही अंधेरा आता था, नितिन अपने घर में चिल्लाना शुरू कर देते थे कि सुपरवाइज़र आ गए, मुझे लेने के लिए, मुझे जाने दो मम्मी, मम्मी मुझे जाने दो, वरना ये सब घर वालों को बहुत मारेंगे। और नितिन की मम्मी के लिए नितिन बहुत ज़रूरी थे। माना कि छोटे भाई भी थे उनके, लेकिन हमेशा उनके दिमाग में ये चलता था कि नहीं, मेरा लाडला बेटा है, सबसे पहला बेटा है, मैं कुछ नहीं होने दूंगी इसके साथ। नितिन को पता था कि प्रदीप के जो नाना जी हैं और जो दूसरे लोग हैं, उनके अंदर माता आती है, वो लोग पुजारी हैं बहुत बड़े। तो नितिन बार बार प्रदीप से और अपनी खुद की मम्मी से इस चीज़ की ज़िद करते थे कि मैं प्रदीप के नाना से मिलना चाहता हूँ, वो पक्का मेरा इलाज कर देंगे। लेकिन जो प्रदीप है, उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, नवरात्रि का टाइम था, नवरात्रि के दिनों में मेरे घर में जितने भी पूजनीय लोग हैं वो सारे के सारे गांव जाते हैं, वहाँ पर पूजा होती है पूरे नवरात्रों में। तो मेरे घर में जितने भी लोग थे जो इस चीज़ का उतारा करते हैं, जो देख पाते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और नितिन अपने घर में से चिल्लाता था, प्रदीप प्रदीप, हो सके तो अपने नाना को बुला ले भाई, वो मुझे बचा लेंगे, ये सुपरवाइज़र मुझे लेके चला जाएगा भाई, प्लीज़। प्रदीप भी एक एक दिन गिनने लग रहे थे, क्योंकि नवरात्रि ख़त्म होने के बाद जो है नाना जी और बाकी लोग आने वाले थे। नवरात्रि का आखिरी दिन आ गया था। सबको पता था कि ये 1-2 दिन में आप प्रदीप के नाना जी आ सकते हैं, लेकिन ये जो आखिरी दिन था, ये नितिन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। नितिन के पापा ने ड्रिंक कर रखी थी, छोटे भाई नितिन की मम्मी एक साथ घर में थे। इनके कमरे के बाहर एक खिड़की थी, जिस खिड़की को बंद करा हुआ था, और कोशिश नितिन की मम्मी यही करती थी कि नितिन को बाहर ना जाने दें। नितिन को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वो खिड़की अचानक से बूम करके एकदम से खुलती है, और वहाँ से आवाज़ आई सुपरवाइज़र की कि चल नितिन, तेरे चलने का वक्त आ गया। ये आवाज़ नितिन की मम्मी ने भी सुनी, नितिन ने भी सुनी, उनके पापा और उनके भाई तक ये आवाज़ नहीं गई। इनकी मम्मी ने क्या करा, उस खिड़की को बंद कर दिया, और इनकी मम्मी मंदिर की तरफ भागती है। तभी अचानक से खिड़की फिर दोबारा खुलती है, बूम करके, और फिर दोबारा, नितिन तेरे चलने का वक्त आ गया, तो और इस दुनिया में रह नहीं पाएगा, चल नितिन, चल मेरे साथ चल। नितिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते कि मम्मी मम्मी, वो आ गया, वो मुझे लेके जाएगा, मम्मी अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नितिन की मम्मी ने कैसे न कैसे हनुमान चालीसा पढ़ के दरवाजे को बंद करके, कुंडियाँ लगा के, लॉक करके नितिन को अंदर बैठा लिया। और फिर नितिन के पापा, उनके भाई, मम्मी सब सो रहे थे। सुबह 4:30 बजे अचानक से नितिन को ब्लड वॉमिटिंग होनी शुरू होती है, खून की उल्टियाँ पड़नी शुरू होती है। नितिन को जितनी जल्दी हो सके पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर नितिन को एडमिट कर दिया जाता है। नितिन वहाँ जाते ही बेहोश हो गए थे। 1 रात बीती, 2 रात बीती, 3 रात बीती, सब कुछ शांत सा हो गया था। 3 दिन बाद नितिन अपनी मम्मी के सपने में आए, और नितिन बोलते कि मम्मी, सुपरवाइज़र मुझे ले गया अपने साथ, मम्मी मुझे कोई नहीं बचा पाया मम्मी। इनकी मम्मी बुरी तरीके से डरी, सपने से उठी और इधर उधर देखना शुरू करते कि नितिन कहाँ है। नितिन हॉस्पिटल में थे। इनकी मम्मी घर आई थी किसी काम से, और उनकी कब आँख लग गई उन्हें पता नहीं चला। सुबह जैसे नितिन की मम्मी हॉस्पिटल पहुंचती है, पूछना शुरू करती है मेरा बेटा कैसा है, क्या मेरा बेटा सही सलामत है। डॉक्टर्स बताते हैं हाँ ठीक है, बट उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, उसे वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया। 3 से 4 दिन नितिन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया वेंटिलेटर पे, और फिर अप्रॉक्सीमेटली 6-7 दिन हो गए थे जब नितिन की मम्मी के रोज़ सपने में नितिन आता था और बोलता था मम्मी मैं जा चुका हूँ, मम्मी सुपरवाइज़र मुझे ले गया है। इनकी मम्मी 7वें-8वें दिन जब हॉस्पिटल में गई और इनकी मम्मी ने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे नितिन से बात करनी है, तो उन हॉस्पिटल वालों ने बोला कि रुको, सबसे पहले हम इंजेक्शन लगा दें, बहुत ज़रूरी है इंजेक्शन लगाना। जब डॉक्टर्स ने नर्व्स देखने की कोशिश की तो पता चला नितिन की बॉडी में एक भी नर्व उन्हें नहीं मिली। उसी टाइम नितिन को
वहाँ पर मरा घोषित कर दिया गया हॉस्पिटल में। और फिर पता चला वो जो हॉस्पिटल वाले थे वो वेंटिलेटर पे लेटा कर नितिन का बिल बना रहे थे। ये पूरा परिवार बुरी तरीके से टूट गया। और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि वक्त से सही लोग नहीं मिल पाए, इसलिए एक बच्चे ने अपनी ज़िंदगी खो दी। प्रदीप ने बताया कि अक्षय भाई 2011 में इंसिडेंट हुआ था, 2026 चल रहा है, आज भी जो नितिन की मम्मी है वो बिलक बिलक के रोती है सबके सामने जब नितिन की बातचीत उनके सामने होती है। लेकिन अब नितिन का कुछ भी अता पता नहीं है और नितिन उस दिन के बाद कभी भी अपनी मम्मी के सपने में नहीं आया। उनके जो सुपरवाइज़र थे मरने के बाद नितिन को अपने साथ लेके चले गए। और रीज़न क्या था? हमेशा जो चीज़ बताई जाती है, बाबा ढूंढते रह जाओगे लेकिन बाबा नहीं मिलेगा। यहाँ पर पहला इंसिडेंट ख़त्म होता है और दूसरा इंसिडेंट शुरू होता है। दूसरा इंसिडेंट हमें बताया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी जो कि अलवर राजस्थान की रहने वाली है और इन्होंने बताया कि अक्षय भाई ये पूरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ 2016 में। अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले जब ये 18 साल की थी तो इनकी शादी हो गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि गांव में 18 साल होने पर लड़की को विवाहित करने की घोषणा कर देते हैं, तो इनका विवाह करवा दिया गया था। और उसी दौरान जब ये 18 साल की होने वाली थी, विवाह से जस्ट पहले इनके साथ ये पूरा हादसा हुआ था। अब ये अपने ससुराल में, जहाँ से इन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग हमें भेजी, इन्होंने बताया 2016 का ये इंसिडेंट है जहाँ पर इनका घर है अलवर राजस्थान में। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर इनकी सारी की सारी ज़मीन है जहाँ पर इनकी मम्मी गेहूँ निकाल रही थी। ये अपने घर पे थी और फिर इनके दिमाग में आता है कि यार स्कूल से आने के बाद जैसे एक लड़की के दिमाग में आता है कि मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, मैं भी जाती हूँ वहाँ पर। और फिर इनके दिमाग में चलता है कि मम्मी तक जाने के 2 रास्ते हैं, पहला रोड वाला रास्ता और दूसरा पहाड़ वाला रास्ता। जो रोड वाला रास्ता था वो इग्नोर करा इन्होंने, क्योंकि वहाँ पर लफंडर जो लड़के खड़े होते हैं छेड़ने के लिए लड़कियों को, इस वजह से इन्होंने उस रास्ते को इग्नोर करा, ये सोच के कि मैं पहाड़ वाले रास्ते से जाऊँगी और वहाँ पर मम्मी का हाथ बटा दूँगी। वहाँ पर इनकी एक दोस्त रहती थी, उनका घर भी था। तो फिर ये लगा कि ठीक है मैं मम्मी के पास जाऊंगी, अगर उन्होंने मेरी हेल्प ली तो ठीक है, वरना मैं अपनी दोस्त के घर पर चली जाऊंगी। लक्ष्मी चलना शुरू करती है और जैसे कि मैंने बताया आपको दोपहर का टाइम था, धीरे धीरे ये उस खेत तक पहुंच जाती है। ये वहां पर पहुंची मम्मी के पास अपनी, और वहां पर इन्होंने अपनी मम्मी का हाथ बटाया। अप्रॉक्सीमेटली 3:30, 4, 4:30 का टाइम हो गया था जब धूप धीरे धीरे नीचे आना शुरू होती है। तो इन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो इनकी जो दोस्त की मम्मी थी वो खाना बना रही थी, तो इनकी दोस्त की मम्मी ने इन्हें इनवाइट कर लिया कि बेटा हमारे यहाँ पे आके आप खाना खा लो। तो इन्होंने बताया कि अक्षय भैया जैसे आपको पता है कि गाँव में खाना क्या होता है, तो वहाँ पर रोटियाँ बन रही थी, उसके ऊपर नूनी घी था जो सफ़ेद वाला घी होता है, और साथ में छाछ थी। मैंने वहाँ पर अपनी दोस्त के घर पे उस चीज़ को खाया आराम से पेट भर के, और फिर मैं अपनी मम्मी के पास वापस आ गई। थोड़ी देर मैं अपनी दोस्त के साथ वहाँ खेत में बातचीत करती हूँ, खेलती फिरती हूँ। फिर मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा घर चली जा, घर में कोई भी नहीं है। इन्होंने बताया कि मेरी एक छोटी बहन थी, लेकिन वो रिलेटिव्स के पास चली जाती थी, आती मतलब जैसे घर के आसपास के जो लोग होते हैं। जब ये उसी पहाड़ वाले रास्ते से चलती फिरती वापस आने लगी तो वहाँ पर एक चीले का पेड़ था। वहाँ पर जो पेड़ पड़ा, उसके बाद इन्होंने बताया कि अक्षय भैया मैंने उस पेड़ को पार करा और मुझे कुछ भी याद नहीं है। एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़, 2026 चल रहा है, इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करा कि 2016 में उस पेड़ को क्रॉस करते मुझे क्या हुआ, मैं घर कैसे पहुंच गई, मुझे आज तक नहीं पता। मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। इन्होंने बताया कि जैसे ही इन्होंने उस पेड़ को पार किया, ये सीधा अपने होश खो दिए इन्होंने और ये अपने घर पहुंच गई। मम्मी भी शाम को घर आती है और जैसे आपको पता है कि गांव में उस टाइम पर पानी की सुविधा इस तरीके से हुआ करती थी कि हैंडपम्प में जो है पानी भरा जाता था और भारी भारी जो बर्तन है उनमें पानी लेके आप घर तक आते थे।
तो इनकी मम्मी, छोटी बहन और इन्हें लेके पानी भरने गई। अब जो बड़े बड़े बर्तन होते थे, आपको पता है कि सहारे के बिना आप सर पे रख नहीं सकते, लेकिन इनकी मम्मी इस चीज़ को पहली बार ऑब्जर्व करती है कि हैंडपम्प से पानी भरा गया और जो लक्ष्मी थी वो बर्तन को इस तरीके से घुमा के सर पे रख रही थी जैसे उनको किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। लक्ष्मी की मम्मी ने देखा कि लड़की जो है वो बहुत मजबूत हो गई है हमारी, लेकिन ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। फिर भी इनकी मम्मी ने इस चीज़ को अवॉइड करा कि ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा फुर्ती हो, थोड़ा दम आ गया हो, खाना खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई हो। धीरे धीरे इन्होंने ये पानी वाला काम ख़त्म करा। फिर आगे बढ़ते पूरे किस्से में इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, अभी तक मैंने अपनी छोटी बहन के बारे में आपको बताया। मेरे एक बड़े भाई है जो नौकरी पे जाते हैं, मेरा एक छोटा भाई है जो छोटी बहन का ध्यान रखता है। तो मान के चलो हम 2 बहनें 2 भाई। बड़े वाला भाई जो है मम्मी के साथ ऊपर छत पे सो रहा था, मैं भी मम्मी के साथ छत पे सो रही थी, और मेरी छोटी वाली बहन और मेरा छोटा वाला भाई वो पापा के साथ सोया करते थे। तो छोटी वाली बहन तो मतलब मान के चलो कि 7-8 साल की थी, तो वो जब सोती थी उसे होश ही नहीं होता था। लेकिन जब उससे बड़ा भाई था वो अप्रॉक्सीमेटली 12-13 साल का रहा होगा, और मेरी जो उम्र थी उस टाइम पर वो 18 साल की थी, और मेरे बड़े भाई अप्रॉक्सीमेटली 22 साल के रहे होंगे। तो रात को क्या हुआ, सोने से पहले मेरे बड़े भाई ने मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया, और वो बहुत मज़े लेता था मेरे से। तो उस टाइम पर जो लक्ष्मी थी वो बहुत चिढ़ गई अपने बड़े वाले भाई से, और उन्होंने क्या करा, बड़े भाई को सुना के बहुत बार सुना दिया, और सुनाने के बाद वो नीचे आके अपने पापा के पास लेट गई। एक्चुअली में उनकी मम्मी को यही लगा था कि ये अपने पापा के पास गई है, लेकिन लक्ष्मी एक अंधेरे कमरे में जहाँ पर कोई भी नहीं था उस कमरे में जाके लेट गई। पापा ने इनकी ड्रिंक कर रखी थी, उन्हें पता नहीं था। छोटी बहन छोटा भाई दोनों वहाँ पे सो रहे थे, बड़े वाला भाई मम्मी ऊपर सो रहे थे, और लक्ष्मी इकलौते कमरे में जाके सो गई। तो क्या हुआ, थोड़ी ही देर में लक्ष्मी अचानक से रोने लगती है। तो इनके छोटे वाले भाई की आँख खुलती है, जो 12-13 साल के रहे होंगे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी को हुआ क्या है। एक बार वो रोई, शांत हो गई, फिर दूसरी बार वो रोई, शांत हो गई। जब तीसरी बार वो रोई तो उस टाइम पर इनके जो छोटे वाले भाई थे वो उठते हैं और सीधा मम्मी के पास जाते हैं कि मम्मी, लक्ष्मी दीदी ऐसे ऐसे रो रही है, एक बार चल के देखो ना। अब भैया थे वो भी उठे, इनके मम्मी भी उठी, और नीचे जाके देखा तो जिस पोजीशन में इन्होंने लक्ष्मी को देखा वो बहुत ही डरावनी थी। एक खाट जिस पे सर जो था वो ज़मीन पर, जो कमर थी वो खाट पर, पैर बिल्कुल सीधे और हाथ जैसे 2 पाए होते हैं उन पर रखे हुए, और मुंह से झाग निकलने लग रहा था। तो इनकी मम्मी को लगा कि पता नहीं लड़के का कोई सीन है या बड़े भाई ने शरारत करी जिस वजह से लक्ष्मी ने जहर खा लिया और उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो इनकी मम्मी ने रोना चिल्लाना शुरू करा, हाय मेरी बेटी को क्या हुआ, उसने जहर खा लिया, जहर खा लिया। तो इनके सामने वाले घर में इनकी बुआ जी रहा करती थी। अब वो इनकी सगी बुआ थी, नाम की बुआ थी, ये मुझे नहीं पता, पर इन्होंने हाईलाइट करा कि अक्षय भाई हमारे घर के सामने हमारी बुआ जी रहा करती थी, और उनके ऊपर काली माता की जो है पेशी आती थी, चाहे अंश आता था या कोई रोशनी आती थी या परछाई आती थी। तो क्या हुआ, सामने जितने भी बुआ के लड़के थे उनको चिल्ला चिल्ला के बुलाया गया कि लड़की ने जहर खा लिया, उठाओ, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके चलो। तो जब गांव में हल्ला मचता है, एकदम से रोड़ा कट जाता है, तो वहाँ पर जो बुआ थी वो भी चल के आती है, और जिस तरीके से उन्होंने लक्ष्मी की हालत देखी उन्होंने 1 सेकंड में बता दिया कि इसके ऊपर जो है कोई ऊपरी चीज़ आ रखी है। अब भाई ये सुनने के बाद मन में एक आती है चीज़ कि चलो बच्ची ने जहर तो नहीं खाया, लेकिन ये तो जहर से भी ज़्यादा है, क्योंकि लड़की के ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ आ गई है तो जो बुआ जी थी वो सबको बोलती है। 8 लोग थे वहाँ पे, 8 लोगों को बोला गया कि लक्ष्मी को उठाओ और बरगद वाले पेड़ के पास लेके चलो, वहाँ पर माता स्थापित कर रखी है, काली माँ स्थापित की हुई है, वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पर मैं इसका उतारा करूँगी। अब लक्ष्मी ने जो चीज़ हाईलाइट की, जो उनकी मम्मी उन्हें बताती है कि इन्होंने बताया अक्षय भैया 8 लोग और मेरा वज़न 45 किलो, 8 लोग मुझे उठा नहीं पा रहे, और जैसे उठा रहे हैं धम करके मैं गिर जा रही हूँ ज़मीन पे। ऐसे गिरते पड़ते मेरे को वो मंदिर तक लेके गए। वहाँ पर जो माता थी उन्होंने सामान मंगाया, इलायची, लौंग और पत्ते वगैरह जो भी थे पीपल के, और अलग अलग टाइप की चीज़ें मंगाई। वहाँ पर मेरा उतारा करा गया,
उतारा करने के बाद भी मैं होश में नहीं थी, मैं बेहोश थी। अगली दोपहर सुबह 12 बजे मुझे होश आता है। मुझे होश आया और ये जैसी खड़ी हुई सीधा जाके धम गिरी, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। इनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, इनका वजन पूरा खिंच गया एकदम से। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ इनके शरीर से सारा मांस, सारा खून खींच के ले गई। और उस टाइम पर जो लक्ष्मी थी वो अपने आप को देखने लगी, ये मुझे क्या हुआ, और वो उठती और एकदम से गिर जाती। तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फटाफट से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर इनकी दवाइयाँ शुरू हुई। अब जो काली माँ की भक्त थी वो वहाँ पर डिस्कस कर रही थी, अभी उतारा हुआ ही नहीं है, उस चीज़ को सिर्फ दूर कराया गया है, लेकिन वो दोबारा आएगी जो भी एंटिटी है। तो लक्ष्मी का दोबारा उतारा करा जाएगा और ये होगा महा उतारा। लक्ष्मी जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई, वहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था बना रखी थी। पूरा एक आंगन इस तरीके से लगा रखा था जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। और लक्ष्मी का वहाँ पर उतारा करना शुरू करा। लक्ष्मी उतारे के दौरान वहाँ पर इस तरीके से कर रही थी जैसे पता नहीं उनके अंदर क्या आ रहा है। और वहाँ पर आई एक मेल एंटिटी, चिल्ला चिल्ला के, नहीं 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 उतार पाएगा मुझे, मैं किसी को नहीं उतारने दूंगा खुद को, मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा। छाछ पी के आई थी, हाँ, नूनी घी खाया था, मैं वहाँ पर मरा था, उस चीले वाले पेड़ पर मैंने फांसी खाई थी। 3 दिन तक लोग मुझे ढूंढते रहे और फिर जब ढूंढा तो पता नहीं चला क्या हुआ था। अब वहाँ पर बैठ गया डर का माहौल। बुआ जी बताती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, जिस दिन जो लक्ष्मी थी अपनी दोस्त के घर से छाछ और नूनी घी खाती हुई आई थी, रोटी वगैरह खा के आई थी। वहाँ पर उस चीले वाले पेड़ पर 3 दिन पहले एक आदमी ने सुसाइड करी थी, खुद को ख़त्म कर लिया था। और वो आदमी जो था उसे 3 दिन तक लोग ढूंढते रहे थे और उस दौरान उस रास्ते को यूज़ में किसी ने लिया ही नहीं। तो जब वो बॉडी मिली थी ना उस आदमी की, उस पे से जो लोगों ने देखा था उस लाश को छूने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उस पे से कीड़े गिर रहे थे। मतलब उस लाश को कीड़ों ने इतनी बुरी तरीके से खा लिया था। अब इसका उतारा करा गया और वहाँ पर जो लक्ष्मी थी, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं उतार पाएगा मुझे, मैं अधूरी इच्छाओं के साथ मरा हूँ, मैं इसे लेके जाऊँगा। ये तो जो बुआ जी थी, इनके ऊपर काली माँ की बहुत जो थी शक्ति आ रखी थी, तो उसका उतारा हुआ। लेकिन जो फूफा जी थे वो एक्चुअली में जो उतारा होता था उसे दूर छोड़ के आते थे, सीमा के बाहर। तो हुआ क्या, फूफा जी को एक मटके में दिया गया और फूफा जी को बताया गया कि जहाँ पर आप जाते हो उतारा करने के लिए, वहीं पे इसे दफना के आना और थोड़ा नीचे दफना के आना। तो फूफा जी ने क्या करा, अपने लड़के को साथ में ले लिया, उसके हाथ में फावड़ा दिया, कुल्हाड़ी ली और ये चल दिए। पहली बार जो हुआ, जो पूरे गांव ने देखा, जिसको देखकर पूरा गांव डर गया। जब फूफा जी सीमा के अंदर घुसे, वो पसीने पसीने हो रखे थे, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो बुरी तरीके से डरे हुए थे और साथ में जो लड़का था वो भी बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। जब फूफा जी से पूछा गया कि हुआ क्या, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उतारे में मटका वहाँ पर रखा और उसको दफनाया और ये जब वापस मुड़ के चले, तो फूफा जी को अपनी मम्मी की आवाज़ आई, जो पता नहीं कितने सालों पहले गुजर चुकी है। और वो जब तक ये सीमा में नहीं घुस गई, बार बार यही बोलती चली कि मदन मदन मुझे सांस ले चल बेटा, मुझे सांस ले चल, मैं तो तेरी माँ हूँ। और जो लड़का था उसे मोहन, ओ मोहन मैं तेरी दादी हूँ बेटा, मुझे सांस ले चल, ले चल ना बेटा, मारोगे तुम, मुझे सांस नहीं लेके जा रहे। ये लोग डरते डरते अंदर आए। वो जो बुआ जी थी, जो काली माँ की भक्त थी, उन्होंने अपनी तरफ से प्रोटेक्शन बनाई, इनको ठीक करा, पूरे एरिया को जो है एक तरीके से शील्ड दी। और उसके बाद लक्ष्मी ने आज भी अपने इंसिडेंट में यही बताया कि अक्षय भैया उसके बाद हुआ क्या, मैंने सिर्फ अपनी मम्मी से सुना, मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या। और यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूज़न 2 चीज़ों के, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और आपने अपनी आंखों से देखा है तो भाई घर आते ही सबसे पहले गंगा जल छिड़को, अपने घर वालों को बताओ। क्योंकि जिस इंसान को आपने मरते देखा है ना, एक चीज़ अपनी आंखों से आपने कैप्चर्ड कर लिया,
तो उस चीज़ को क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ का उतारा आप खुद भी कर सकते हो। किसी मंदिर में जाके आशीर्वाद लो, अपने आप को पवित्र करो जितनी जल्दी हो सकता है। सोचो, जो नितिन थे उनके ऊपर खून की पिचकारियाँ लगी थी, तो कहाँ कहाँ पर कोई चीज़ रह सकती है। और दूसरे इंसिडेंट में भाई, सफ़ेद चीज़ खा के दोपहरी में क्या, रात को दिन में कहीं भी मत जाओ। हमेशा कोशिश करो कि नमक चख लो, क्योंकि नमक भी वाइट होता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं सॉल्ट बात ज़रूरी है, लेकिन वो पिंक सॉल्ट का होता है जो आप सुनते हैं। लेकिन नमक चखना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कुछ लोग मीठा खा के गुजरे या सफ़ेद चीज़ खा के गुजरे, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको अपनी खुद की सलामती बना के रखनी है। और ऐसे रियल इंसिडेंट को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये गलतियाँ सबसे होती है। भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन इस चीज़ के शिकार हर कोई होता है। और इसके बाद हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब आपके लिए 2-2 3-3 इंसिडेंट कवर कर रहे हैं, और आपसे यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस चीज़ का मोटिवेशन बनाए रखे। ये जो रियल इंसिडेंट हम लाते हैं, इनमें बहुत मेहनत लगती है हमारी। हम आपसे सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई जितना ज़्यादा हो सके इंसिडेंट को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन दबाएं, ताकि हम ऐसे रियल इंसिडेंट आपकी तरफ लाते